मैटर के बारे में जानते हैं। मैटर क्या कहता है? मैटर इज कॉल्ड पदार्थ। मैटर जो होता है ना, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मैटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड क्या कहलाता है? परमाणु। मैटर जो होता है ना, वो बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये भी हिंदी वर्ड है आपका। तो मैटर जो होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। जॉन डाल्टन कॉल्ड दीज पार्टिकल्स बाई द नेम ऑफ एटम। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी को दिए थे। तो जॉन डाल्टन के द्वारा इस पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया है? तो एटम नाम दिया गया है। द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजुअल। एटम मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल मतलब जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसे हम लोग किसी भी हाल में डिवाइड नहीं कर सकते। अब मान लीजिए ये मार्कर है, इसे अगर हम बीच से तोड़ देते हैं तो ये जो इसका टूटा हुआ पार्ट है, ये भी आपका क्या है? पार्टिकल्स ही रह जाएगा, एटम्स ही रहेगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब होगा कि कोई भी सबस्टांस के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कितनों भाग में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, फिर भी उसका जो एटम्स होता है वो डिविजिबल नहीं होता। ये है आपका ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। जितने सभी जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, और वो सारे सारे क्या कहलाते हैं? एटम एंड मोलिक्यूल्स कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि एटम और मोलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स होते हैं उसको मिलाने से क्या बनता है? मैटर बनता है। मैटर जो होता है, तो एटम्स को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं? एटम और परमाणु दोनों सेम होते हैं। एटम परमाणु दोनों क्या होते हैं? सेम। एटम को हिंदी में क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ठीक है। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड क्या कहलाते हैं? सभी मैटर जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? एटम और मोलिक्यूल्स कहलाते हैं। एटम को परमाणु कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। अगर अलग अलग जो एटम और मोलिक्यूल्स का अलग अलग टाइप्स जो होते हैं, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर आल्सो शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो अलग एटम्स और मोलिक्यूल्स होते हैं उसके प्रॉपर्टी भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। कहा जा रहा है कि जो मैटर का प्रॉपर्टीज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एटम और मोलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। क्योंकि एटम और मोलिक्यूल्स को मिलाने से जो बनता है उसे हम लोग क्या करते हैं? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। छोटे पार्टिकल्स को मिलाने से क्या होता है? सभी मैटर हो जाता है, और उससे हम लोग क्या कहते हैं? एटम और मोलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये बात याद रखना कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है? तो एटम और मोलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जो इससे क्या होता है? बना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एटम्स एंड मोलिक्यूल्स में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। हम लोग को पढ़ना है केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन आपका 3 टाइप्स में होता है। लिखा गया देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 3 लॉ होता है। फर्स्ट लॉ आपका क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। और तीसरा जो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो ये तीनों लॉ जो होता है इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो तीनों पॉइंट को इस चैप्टर में डीपली हम लोग स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या है? मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका कहने का मतलब है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो उसमें मैटर होते हैं वो ना ही क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं, और ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी ना हम मैटर को बना सकते हैं और ना ही मैटर को हम लोग हटा सकते हैं। जो मैटर्स उस रिएक्शन में पहले से अवेलेबल है वही मैटर रहेंगे। जितना मैटर है उतना ही रहेगा। ना उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसे क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें क्या कहा जाता है आपको कि
इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्शन जब भी होता है आप लोग पढ़े होंगे, अगर रिएक्शन ये होता है तो इस साइड वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट पढ़ते हैं, और इस साइड वाले पार्ट को क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास टोटल किस में रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा। मास चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज ऑफ मास इन केमिकल या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे तो जो रिएक्टेंट का पार्ट होगा उसका मास टोटल और जो प्रोडक्ट का पार्ट होगा उसका टोटल मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइए हम इसको एग्जांपल देते हैं। अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और उसे हम उस मैटर को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग समझ लेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। करा क्वेश्चन में इफ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है CaCO3। तो इसका जो वेट दे रखा है आपका, कितना मास दे रखा है, 100 ग्राम दिया हुआ है। आर डिकम्पोज्ड कंप्लीटली देन 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस में क्या बनाता है, CO2। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो ग्राम दे रखा है, मास जो है 56 ग्राम है, और ये आपका कितना है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो वो दो कंपाउंड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फर्स्ट कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग हिंदी में चूना कहते हैं, या फिर आप लाइम कह सकते हैं, या फिर आप क्यूक लाइम भी कह सकते हैं। 3-4 फार्मूला होता है। लाइम भी CaO का कहा जाता है, क्यूक लाइम भी इसी को कहते हैं, और हिंदी में चूना का भी फार्मूला क्या होता है, CaO होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो होता है रिएक्शन आपका हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका कैल्शियम ऑक्साइड का जो 56 ग्राम है और प्लस में कितना 44 ग्राम है, मिला करके कितना आ जाएगा, ये 100 ग्राम हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका रिएक्टेंट था, और ये पार्ट जो टोटल पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि जितना रिएक्टेंट में मास है उतना ही क्या होगा, आपका प्रोडक्ट में मास होगा। प्रोडक्ट में जितने सारे कंपाउंड रिएक्शन के बाद बनेंगे वो सारे कंपाउंड का मास जब हम ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यही जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी फर्स्ट लॉ जो है आपका ये बताता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। कंजर्वेशन सेकेंड लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके पहले देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो किसके द्वारा गया था, कब दिया गया था, कौन से साइंटिस्ट दिए थे। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना, लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने 74 में जो इसको दिए थे। तो याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था, तो लेवोजियर नामक साइंटिस्ट थे। कब दिए थे, तो 1774 यानी 1774 ईस्वी में इसको क्या किए थे, दिए थे। दूसरा क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाई मास। ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाई जोसेफ प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट जो है, जो सेकंड लॉ आपका है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसको दिए थे। पूछा जाता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस साइंटिस्ट ने दिया है, तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। अगर पूछ ले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है, तो आपका लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने दिया है। अब इसका सेकंड का कहने का मतलब है कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड जो है वो जितने सारे एलिमेंट को कंसिस्ट करता है उसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। जैसे आपको हम बताते हैं कि वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो वाटर का अगर मोलिकुलर मास, तो मास इसका 1 होता है, 1 गुना 2 करेंगे, रेशियो लेंगे, ऑक्सीजन 1 है तो इसका मास क्या होता है, 16। तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 16, इसको कट करेंगे तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 8। अगर आप हम लोग रिएक्शन जब करते हैं तो रिएक्शन के लास्ट में कहीं कहीं वाटर बच जाता है, और इसके अंदर अगर हम लोग 5 लगा देते हैं तो ये वाटर का 5 मोलिकुल्स हो गया। वाटर यहाँ पे 1 था लेकिन यहाँ पे 5 मोलिकुल्स है। अब अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका
आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 16 × 25 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो भी रेशियो कितना आएगा 1:8 ही आएगा। तो इसका कहने का यही मतलब है कि सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाई मास, उसका मास जो होता है सेम रहता है, चाहे नंबर ऑफ मोलिकुल्स 2 हो 4 हो, लेकिन जो मास आएगा ना वो 1:8 में ही आएगा। ये एक फिक्स कंपाउंड का है, ऐसा नहीं कि वाटर का है, दूसरे कंपाउंड का दूसरे तरीके से हो जाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग ले लेते हैं तो कार्बन का कितना होता है 12 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4 12, ये हो जाएगा 8 × 4 32। 3 रेशियो कितना आ रहा है आपके पास 8 आ रहा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पहले हम 6 लगा दिए या 2 लगा दीजिए, छोटा अमाउंट लीजिए 2 लगा दीजिए, तो कार्बन 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और ये 32 दूना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कट करेंगे 12 दूनी ये 32 दूना, 3 × 4 12 और 8 × 4 32। यहाँ भी रेशियो आपको क्या मिल रहा है 3:8 ही मिल रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जितने सारे कंपाउंड्स जो होंगे उसके मासेस जो होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में होता है, उसका रेशियो जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता, सेम प्रोपोर्शन बाई मास होता है। तो ये आपका क्या है सेकंड है, सेकंड लॉ है जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। किस साइंटिस्ट ने दिया था तो प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने जो है इस लॉ को दिया था। थ्योरी जो किसने दिए थे तो जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। इसमें क्या हम लोग को रीड करना, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इंडिविजुअल पार्टिकल्स मतलब दैट इज एटम्स हो गया। इज कॉल्ड क्या कहलाता है आपका एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहलाता है। इसमें कितने सारे बातों को ध्यान में रखा गया। दिस थ्योरी गिवन कब दिया गया था 1808 यानी 1808 ईस्वी में इस थ्योरी को क्या गया था दिया गया था। इसके अंदर कौन कौन सी बात डाल्टन साहब ने बताए थे वो लिखा गया है। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने सारे जो सभी मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, और वो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं एटम्स कहलाते हैं। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। एटम को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। एटम्स जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स में होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उसका मास अलग होता है, उसके अंदर साइज अलग होते हैं और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, इन सारे का जो है ना मास अलग होता है। जब मास अलग होता है उसका साइज भी अलग होगा और केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसका क्या होगा अलग होगा। जो थे जॉन डाल्टन के कुछ जीवनी परिचय हैं उनको देख लेते हैं। जॉन डाल्टन वाज बॉर्न इन 1766 इन इंग्लैंड। जॉन डाल्टन साहब का जन्म जो इंग्लैंड में हुआ था और 1766 ईस्वी में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था। डाल्टन स्टार्टेड टीचिंग इन द विलेज एट द एज ऑफ 12, है ना, यानी 12 वर्ष में यानी 12 वर्ष में इन्होंने क्या किए थे पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे अपने गांव में। इन 1793 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन ए कॉलेज। मैनचेस्टर में जो कि इंग्लैंड में पड़ता वहाँ पे 1793 यानी 1793 में जॉन डाल्टन साहब ने एक कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट किए थे। और सबसे पहले पढ़ाना क्या स्टार्ट किए थे तो ये फिजिक्स आपका हो गया, केमिस्ट्री हो गया और क्या हो गया मैथमेटिक्स हो गया। ये इस कॉलेज में क्या किए थे 1793 में पढ़ाना स्टार्ट किए थे मैनचेस्टर जो कि कहाँ पे है इंग्लैंड के अंदर है। इन 1808 यानी 1808 में डाल्टन प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी। और इन्होंने एटॉमिक थ्योरी कब दिए थे अगर आपसे पूछ ले कि एटॉमिक थ्योरी जो है जॉन डाल्टन साहब कब दिए थे तो ये 1808 ईस्वी में इन्होंने दिए थे और फिर वापस 1844 में इनका क्या हो जाता है डेथ हो जाता है। तो ये कुछ छोटा जो है जॉन डाल्टन साहब के बारे में जीवनी परिचय है, जैसे वो कब जन्म लिए, उनका मरण कब हुआ था और वो कहाँ से स्टार्ट किए थे पढ़ाना, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते थे। फिर बाद में जाकर के उन्होंने एटॉमिक थ्योरी 1808 ईस्वी में दी और वापस 1844 ईस्वी में उनकी क्या हो गई डेथ हो गई। तो कुल कंप्लीट जॉन डाल्टन साहब के बारे में छोटी सी जानकारी है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एटम्स है। एटम्स क्या होता है? एटम्स होता क्या है, ठीक है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट।
एटम जो होता है एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एटम आर वेरी वेरी स्मॉल साइज, एटम्स जो होते हैं वो बहुत बहुत छोटे साइज में होते हैं, इतने छोटे साइज होते हैं कि हम उसको अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उसके बाद द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटम का जो साइज होता है उसको इंडिकेट करने के लिए एक रेडियस की जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, और एटॉमिक रेडियस को जो है मेजर किस फॉर्म में किया जाता है, तो नैनोमीटर में इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नैनोमीटर क्या होता है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। नैनोमीटर जो होता है ना एकदम बहुत छोटा मेजर है जो लेंथ को मेजर करता है। वैसे तो लेंथ को मेजर करने में आपका मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, डेकामीटर है, बहुत सारे मीटर्स होते हैं, लेकिन नैनोमीटर जो होते हैं ना वो सबसे छोटा, नहीं बहुत छोटा जो है आपका मेजरिंग ऑफ लेंथ का काम करता है। अगर आपसे पूछ ले कि एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻1/10⁹ मीटर। अब समझ लीजिए कि 1/10⁻9 मीटर का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, यानी 10 पे पावर माइनस 1/10⁻9 मतलब समझ रहे हैं कि एक का समझ लीजिए करोड़ों भाग है, तो वो कितना छोटा मेजर करेगा, एक का करोड़ों भाग है, तो बहुत छोटा यूनिट होता है नैनोमीटर। आप फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर में पूछ ले तो या तो 10⁻⁹ मीटर बताना है या फिर 1/10⁹ मीटर बताना है। ये आपका 1 नैनोमीटर इक्वल टू इतना मीटर होता है। तो कंप्लीट डाटा आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल एलिमेंट। जितने सारे एलिमेंट होते हैं उनमें से हाइड्रोजन का जो ये डाटा होता है वो सबसे क्या होता है, कम होता है, यानी 0.037 नैनोमीटर होता है। और भी जो एलिमेंट है जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, ये सब का जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एटम, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास जो स्मॉलेस्ट एटम होता है सभी में से, और वो होता कितना है, तो 0.037 नैनोमीटर है। दूसरा पॉइंट है, एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं। इसे देखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक माइक्रोस्कोप चाहिए, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप चाहिए, जिससे हम किसी भी एलिमेंट में कितना एटम है ये हम पता कर सकते हैं। फिर भी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, स्कैन के जरिए से हम ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे एटम्स क्या है, प्रेजेंट हैं। थर्ड लाइन के आपका द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। यही वो STM है जिसका फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसके जरिए हम लोग एटम्स को क्या करते हैं, स्कैन करके कंप्यूटर जनरेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंप्यूटर जनरेट करने पर आपको स्कैन करने पे एक बड़ा सा फिगर आता है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं, जो क्या रहते हैं, एटम्स रहते हैं। फिर भी क्लियर नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि इस एलिमेंट में कितने टाइप्स के एटम्स हैं प्रेजेंट। तो इसके जरिए हम लोग देख सकते हैं। STM का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, स्कैनिंग टनलिंग एंड माइक्रोस्कोप होते हैं। और ये डाटा अगर पूछ ले हाइड्रोजन कि वो एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिसके पास सबसे कम एटम्स होते हैं, तो वो कौन सा होगा, आपका हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसका सिंबल H होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास अगर पूछ ले तो भी 1 होता है, और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है। तो 3-4 चीज इसमें आपको क्या करना है, याद रखना है। एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 होता है, एटॉमिसिटीज की 1 होती है, सॉरी एटॉमिसिटीज की 2 होती है, और एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसकी बैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है। किसी एलिमेंट का नाम तो उसी नेम से सिंबल भी होता है, लेकिन कुछ का नेम कुछ और रहता है, सिंबल कुछ और होता है। जैसे आपका कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, सल्फर का S होता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका जो सिंबल होता है वो उसके स्पेलिंग के अनुसार नहीं होता, तो वैसे जो होते हैं लैटिन नेम से जाने जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिन नेम आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे सोडियम को Na लिखते हैं, सोडियम को S से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये Na से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका लैटिन नेम क्या होता है, नाइट्रियम जो होता है इसका लैटिन नेम होता है। दूसरा है पोटेशियम है, पोटेशियम को K लिखते हैं, जबकि P से स्टार्ट होता है। तो K क्यों लिखा जाता है, क्योंकि K जो होता है ना वो लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड इसका कैलियम होता है, कैलियम का सिंबल क्या होता है, K, इसीलिए इसको पोटेशियम नाम दिया गया। दूसरी बात है आयरन होता है, आयरन का Fe होता है,
आयरन को Fe आइस होना चाहिए, लेकिन एफिस होता है। फेरम इसका जो है लैटिन वर्ड होता है जिससे Fe सिंबल होता है। फिर आपका कॉपर है, कॉपर Cu होता है जिसको क्यूप्रम कहते हैं। उसके बाद सिल्वर Ag है जिसका अर्जेंटम कहा जाता है। फिर Au है जिसको ऑरम कहते हैं। और फिर मरकरी है Hg जिसको हाइड्राजीरम कहा जाता है। और फिर लीड है Pb जिसको प्लम्बम कहते हैं। और लास्ट में टीन है उसको क्या कहते हैं, स्टेनम कहते हैं। ये सब का सब आपका लैटिन नेम है जिसका सिंबल आपके पास ये है। और ये आपका इंग्लिश नेम हो गया, लिखा हुआ इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पे सिंबल है, ये लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट है। इस एलिमेंट का लैटिन नेम पूछ देगा तो ये बताना आपको, और ये सिंबल हो गया, और ये इसका क्या है, इंग्लिश नेम है। तो ये कंप्लीट डाटा आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। IUPAC केमिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। केमिस्ट्री में जब आप भी कोई केमिकल फार्मूला का जब IUPAC नेम पूछा जाता है तो उसका उस तरह से डाटा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि IUPAC का फुल फॉर्म होता क्या है। तो IUPAC का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया, आई से इंटरनेशनल होता है, यूनियन होता है, प्योर होता है, अप्लाइड होता है, एंड केमिस्ट्री होता है। जब पूरा नाम इसको पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका IUPAC का क्या है, फुल फॉर्म है। आगे चल करके जब आगे क्लास में जब आप जाइएगा तो जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। इथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। तो ये OH जो है ना अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसका IUPAC नेम पूछता है तो हम लोग क्या बताते हैं, एथेनॉल बताते हैं। तो इस तरह का कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसका एक कॉमन नेम होता है, एक IUPAC नेम होता है, और एक उसका केमिकल नेम होता है। तो तीन तरह के नेम केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है। एक तो कॉमन नेम हो गया, दूसरा केमिकल नेम हो गया, और तीसरा क्या हो गया, IUPAC नेम होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म हम याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। A molecule is an electrically neutral group of two or more atoms chemically bonded together are known as molecules। यानी एक मोलिक्यूल जो होता है किसी भी एटम्स का, जो किसी भी एलिमेंट का जो होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स को क्या करता है, कंटेन करता है, वो भी अपने एलिमेंट में कंटेन करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, मोलिक्यूल्स कहलाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या है, मोलिक्यूल्स। एटम का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक एटम दूसरे एटम से अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो दोनों एटम्स क्या कहलाते हैं, मोलिक्यूल्स कहलाते हैं। मोलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मोलिक्यूल क्या करता है, फ्री स्टेट को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके पास वो क्योंकि स्टेबल होते हैं, दे आर वेरी स्टेबल, वो बहुत स्टेबल होते हैं। द मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स। मोलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट का, चाहे हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, किसी भी एलिमेंट का जो मोलिक्यूल्स होता है कंटेन्स टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा सिमिलर एटम्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, केमिकली कंबाइंड टू टुगेदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ H2 मोलिक्यूल्स एंड नॉट ऑफ ए सिंगल एटम्स H। हाइड्रोजन जो होते हैं उसके पास दो मोलिक्यूल्स कंसिस्ट करते हैं। आपको बता दें कि ये हाइड्रोजन है और ये भी आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस तरह का जो आपका कंटेन करेगा, इस तरह से करेगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा H और ये भी क्या हो जाएगा, आपका H हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंसिस्ट कर रहे हैं। वही बोला गया कि हाइड्रोजन के पास कितने मोलिक्यूल्स हैं। तो अगर पूछा जाता है कि मोलिक्यूल्स क्या है, तो H2 जो हो गया ये मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया, मोलिक्यूल्स ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का सिंबल पूछ ले तो H होगा, लेकिन मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछ ले तो H2 होगा, या मोलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन पूछ ले तो भी आपका क्या होगा, H2 होगा। मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछ ले H2 होगा, मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन पूछ ले फिर भी N2 होगा, मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ ले O2 होगा, मोलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन पूछ ले तो Cl2 होगा, या मोलिकुलर फार्मूला पूछ ले क्लोरीन का क्या होगा तो भी Cl2 होगा, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन पूछेगा O2 होगा, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन पूछेगा N2 होगा, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ H2 पूछेगा, हाइड्रोजन पूछेगा H2 होगा। अगर सिंबल पूछ ले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का तो डायरेक्टली नाइट्रोजन का N होगा, हाइड्रोजन का H होगा, क्लोरीन का Cl होगा, ऑक्सीजन का O होगा। ये सिंबल होगा, लेकिन मोलिकुलर फार्मूला आपका
इस टाइप एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल्स, एक मोलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। वन मोलिक्यूल्स में, जैसे हाइड्रोजन एक मोलिक्यूल से, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट है, 2, तो यही 2 क्या कहला जाएगा, आपका एटॉमिसिटी कहला जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का एक मोलिक्यूल नाइट्रोजन में कितना होता है, 2 होता है, तो एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2। सोडियम का Na होता है, कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि Na2 लिखा था सोडियम का, तो सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब का जो एटॉमिसिटी होता है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। नोबेल गैस में जितने सारे नोबेल गैस हैं, टोटल नोबेल गैस 7 हैं, नोबेल गैस में जितने सारे नोबेल गैस आपको होते हैं उस सब का एटॉमिसिटी कितना होता है, 1 होता है। और अगर आपका ओजोन गैस का एटॉमिसिटी पूछ ले तो इसका कितना होता है, 3, क्योंकि O3 लिखाता है, तो इसके अंदर 3 मोलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एटॉमिसिटी क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल्स, एक मोलिक्यूल्स में कितना एटम प्रेजेंट होता है वही एटम क्या कहलाता है, आपका एटॉमिसिटी कहलाता है। नोबेल गैस का एटॉमिसिटी पूछ ले तो 1 होता है, नोबेल गैस टोटल कितना होता है, 7 होते हैं। ठीक है, कंपाउंड, अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ मोलिकुलर कंपाउंड, है ना। अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्या है, मोलिकुलर कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जो मोलिक्यूल्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है, वो क्या कहलाता है, आपका मोलिकुलर कंपाउंड्स कहलाता है। एग्जाम्पल की बात कर ले, हाइड्रोजन क्लोराइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है, और सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मेथेन है, अमोनिया है, ये सब सारे जो कंपाउंड्स है क्या है, मोलिकुलर कंपाउंड्स है। ठीक है, अगर फॉर्मूला देख ले तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला HCl होता है, वाटर का आपका क्या होता है, H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड पूछ ले तो SO2 होता है, मेथेन का CH4 होता है, और अमोनिया का NH3 होता है। एक अमोनिया होता है, एक अमोनियम होता है। अगर आपसे अमोनियम पूछ ले तो NH क्या हो जाएगा, 4, और अगर अमोनिया पूछ ले तो NH क्या हो जाएगा, 3। ये सारे के सारे क्या है, मोलिकुलर कंपाउंड्स है। दूसरा पॉइंट है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ ए मोलिक्यूल्स of the substance in terms of the symbols of the elements present in the molecule, यानी उस एलिमेंट में कितना मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये इंडिकेट करता है केमिकल फार्मूला पे। जैसे CH4 अगर ले लिए तो CH4 मीथेन का फार्मूला है, लेकिन अगर इसमें आपसे पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, एक तो कार्बन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। उसी तरह से अगर आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है तो SO2 में भी 2 एलिमेंट है, एक तो सल्फर दिया गया, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऐसे आपसे सवाल कर लिया जाता है कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेना है कि कितना है। ठीक है, काउंटिंग कर ले हम लोग। यहाँ CH4 है तो इसमें कार्बन 1 है, आपका हाइड्रोजन भी 1 है। लेकिन अगर मोलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बन का 1 मोलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन का कितना मोलिक्यूल्स है, तो 4 मोलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन का प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर में। मास है, द मोलिकुलर मास ऑफ ए सबस्टेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मोलिक्यूल एज कंपेयर्ड विथ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। मतलब कार्बन के जितने सारे एलिमेंट्स जो है एक साथ प्रेजेंट होते हैं, द मोलिकुलर मास ऑफ ए सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस का मोलिकुलर मास क्या होगा, इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मोलिक्यूल एज ए कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए कार्बन 12। यानी डिपेंड किस पे होता है, तो कार्बन 12 यानी कार्बन 12 एटम्स पे क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि हम लोग कैसे किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास जो है फाइंड करेंगे। अगर मोलिकुलर मास हम लोग को फाइंड करना, कोई भी कंपाउंड का, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो इन सारे कंपाउंड्स का जो मोलिकुलर मास कैसे फाइंड करेंगे और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो उसका फार्मूला याद रखना है, दूसरा एटॉमिक मास आप जरूर याद रखिएगा। अगर एटॉमिक मास आप याद नहीं रखते कोई भी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला आपसे नहीं निकल पाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे निकालना है वाटर का। ठीक है, वाटर का मोलिकुलर मास पूछ दिया है, फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का जब हम निकालेंगे तो इसमें मोलिकुल्स देखना, हाइड्रोजन का कितना मोलिकुल्स है, 2 मोलिकुल्स है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलिकुल्स कितना, 1 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो 2 × इतना हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 18 यूनिट। ठीक है, यू लिख लेंगे क्योंकि यूनिट को शो करता है। अगर आपसे पूछ ले सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड,
तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। H2SO क्या होता है, 4 होता है। तो H2SO4 का जब हम लोग निकालेंगे 2 × 1 करेंगे, प्लस में सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का 4 है, इंटू कितना लिखेंगे, 16। तो 2 हो जाएगा, प्लस में 32 प्लस में 64 हो जाएगा। जब इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 98 यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का जो है ना हम लोग मोलिकुलर मास क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए उस एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर एटॉमिक मास आप याद रखते हैं तो कोई भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास पूछ ले, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन का 2 मोलिकुल्स और इसका एटॉमिक मास 16 होता है, तो 12 प्लस कितना हो जाएगा 32, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 42 यूनिट, जो 44 यूनिट जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मोलिकुलर मास होगा। तो ये कुछ एक पार्ट का जो था चैप्टर 4 नंबर जो है एटम्स एंड मोलिकुल्स चैप्टर, इसका फर्स्ट पार्ट का जितने सारे कंटेंट थे आपको दे दिए गए हैं। इसमें से आपको जो भी डिफिनीशन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, चाहे वो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी है, जो छोटी छोटी पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया गया, आप इसे अच्छे से लिख लें और याद कर लें और हमेशा पढ़ते रहें।